हेलो फ्रेंड्स, मैं शकील सर आपको अपने यूट्यूब चैनल कोर एजुकेटिव में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए आईआईटी जैम 2019 के फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं, जिसमें मैं 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और इसमें आज हम लोग ये सब पूरा समझेंगे कि इस 15 क्वेश्चन के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे और फिर उसके सॉल्यूशंस क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक फंक्शन दे दिया है fx और ये फंक्शन दिया है 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, और फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है ये कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जाहिर सी बात है, हमको पता है कि फंक्शन के जिस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा वहाँ पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी तय होगी। तो यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं कि एट x इज प्लस 9 इज इक्वल टू, अगर हम 0 पुट कर दें, इफ़ हम ये पुट कर दें, then the function will be discontinuous and we can find the value of x. So x square is equal to minus 9, so x is equal to plus minus root minus 9, so plus minus 3i. So for the value of 3i and minus 3i, these two values are imaginary numbers and the answer will be, according to the given option, answer will be D. फॉर द गिवन ऑप्शन डी जो है आपका आंसर होगा। क्लियर है? आगे डिस्कस करते हैं। इजी क्वेश्चन था ये। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपको दिया है, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में बात कर रहा है, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फंक्शन एक ग्राफ प्लॉट कर दिया है और इसमें कह रहा है कि फॉर द क्लासिकल पार्टिकल। क्लासिकल पार्टिकल क्या होता है? क्लासिकल पार्टिकल का मतलब जो नॉर्मल, जो न्यूटन्स के लॉ हैं, जो नॉर्मली एम एफ बराबर एम ए कहते हैं, एंड देर आर नो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन्वॉल्व, देर आर नो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सच दैट पार्टिकल्स फॉलो नॉर्मल क्लासिकल एफ बराबर एम ए, ग्रेविटेशनल फोर्सेज एंड दीज ऑल थिंग्स। सो फॉर द गिवन क्लासिकल पार्टिकल we have given the graph and the graph is this type. ये दिया है और ये टोटल एनर्जी दे दिया है और ये इस तरह से बनाया है। और ये जो ग्राफ प्लॉट किया है, ये ग्राफ बनाया है पोटेंशियल एनर्जी के लिए आर के साथ। ठीक है, और इसमें 4 नंबर्स दे दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एरिया है ये, मतलब इतना एरिया फर्स्ट, इतना एरिया सेकंड, इतना एरिया थर्ड, इतना एरिया फोर्थ। तो आपसे 4 ऑप्शंस दे रहा है और इस ऑप्शंस में कह रहा है कि कौन सा रीजन जो है वो फॉरबिडन होगा। देखिए, फॉरबिडन रीजन का क्या मतलब है? फॉरबिडन रीजन से क्या मतलब होगा, आप देखो इस फिगर में जो ई है वो कांस्टेंट है, देख रहे हो, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घट बढ़ रही है। अगर आप इस एरिया की बात करोगे, इस एरिया में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बड़ी है काइनेटिक टोटल एनर्जी से, ये छोटी है पोटेंशियल एनर्जी, ये फिर बड़ी है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और ये इसके साथ है। तो इसका मतलब है दीज टू रीज़न, सेकंड एंड फोर्थ, दीज टू रीज़न, बिकॉज वी नो दैट द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ई माइनस यू। अब जैसा कि हमको साफ साफ पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो ये एक तरह से वी डॉट वी लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डॉट वी, देयरफॉर दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, एंड देयरफॉर वी इज ऑल्सो स्केलर, वी डॉट वी टेक प्रोडक्ट, सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो हमेशा ई को यू से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप देखो सेकेंड और थर्ड फोर्थ में ई जो है यू से बड़ा है, तो सेकेंड और फोर्थ तो एग्जिस्ट करेंगे, बट फर्स्ट एंड थर्ड अगर आप देखो तो यू जो है बड़ा है ई से। तो फॉर फर्स्ट एंड थर्ड द काइनेटिक एनर्जी इज़ निगेटिव, जो कि फॉरबिडन है, जो कि पॉसिबल नहीं है।
समझ में आ रहा है? सो काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव, तो द आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, द आंसर विल बी डी, आपके ऑप्शन में होगा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो मिटा दे रहे हैं आपको इसको, ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक सेकेंड, आई होप यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको कह रहा है कि एक यूरेनियम 235 पार्टिकल है। अब जैसा कि हमको पता है कि यूरेनियम 235 पार्टिकल पे जब हम स्लो न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, एकदम स्लो, बहुत कम, मतलब थर्मल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं, और जब थर्मल एनर्जी के न्यूट्रॉन इस पर टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, तो इट चेंज इनटू 236। और ये जो यूरेनियम 236 है, जो यूरेनियम 236 है, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और ये अगर अनस्टेबल है तो ये तुरंत ब्रेकडाउन होता है दो पार्टिकल में, एक जिनॉन हो गया, एक स्ट्रॉन्शियम हो गया। मुझे अगर याद है तो 54 140 और ये होता है 38 94, और दो न्यूट्रॉन निकलते हैं अप्रॉक्स, ऑन एन एवरेज 2 से 3 निकल सकते हैं। सो ये कंप्लीट होना चाहिए सर्किट। तो इससे हमको क्या मिलता है कि इसका मतलब है कि ये जिनॉन में टूट रहा है और इसमें, तो एक्चुअल में जब हम देखते हैं कि इधर हम मास नंबर ए और इधर हम ईल्ड मतलब कितने परसेंट जिनॉन में, कितने परसेंट स्ट्रॉन्शियम टाइप में है, तो वो हमको इस तरह से मिलता है। तो ये हमको मिलता क्या है, ये लगभग होता है मास नंबर 94 के आसपास होता है, और ये लगभग होता है 140 के आसपास, और इस तरह से दो मिलते हैं हमको। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ द आंसर विल बी ए, द आंसर विल बी ए। न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है ये, तो जो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ये सब चीज़, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, क्लियर होगा आई वो। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है उसमें आपसे कह रहा है, हाँ देखो इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। देखिए मिलर इंडिसेस आप लोग ने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा और फिज़िक्स में भी पढ़ते हो। क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस में जैसे क्रिस्टल लैटिस का क्या मतलब है कि अगर कोई लैटिस फॉर्म हो रहा है तो ये कुछ प्लेन 3D फिगर में अगर हम देखेंगे, है ना, इस तरह से अगर पूरा 3D फिगर हम देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे करके 3D फिगर बन रहा है, तो है ना, ये पूरा ऐसे बनेगा, जो भी हो, तो ये प्लेन्स बनाएगा, ठीक है। इन प्लेन्स की डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम मिलर इंडिसेस डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। वैसे आप मिलर इंडिसेस निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो हमको प्लेन का मिलर इंडिसेस निकालना है, जिस किसी भी प्लेन का मिलर इंडिसेस, मैं बताता हूँ कि समझ में आएगा। मान लो कि ये XYZ है, ठीक है, और इसमें हमने कोई क्रिस्टल एक्सिस में हमने इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया है ना। मान लो कि हमने एक क्यूब बना देते हैं, ये कोई क्यूबिक लैटिस है, ठीक है, क्यूबिक लैटिस है, यूनिट लैटिस है, जो भी हो। और अगर हमें इस प्लेन की मिड इंडिसेस बतानी है, जिस किसी भी प्लेन की मिड इंडिसेस बतानी हो, तो हम क्या करें, उस प्लेन का ये देख लें कि वो XYZ पे कहाँ कट कर रहा है। अगर हम देखें ये प्लेन तो X पे कहीं नहीं कट कर रहा है, तो X पे इनफाइनाइट पे कट कर रहा है। Y पर अगर हम ये 1 बोलें, है ना, 0,1,0, तो Y पर 1 पे कट कर रहा है, और Z पे कहाँ कट कर रहा है, देखो कहीं नहीं कट कर रहा है, तो Z पे इनफाइनाइट पे कट कर रहा है। जब आप इस तरह से XYZ के इंटरसेक्शंस पॉइंट निकाल लोगे, इनके रेशियोज़ ले लो, इनके क्या ले लो, इनके रेशियोज़ ले लो। तो इनके जब आप इनका रेसिप्रोकल ले लो, तो इसका जब रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट, 1/1, 1/इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। तो ये हम लोग बोल देते हैं दिस इज़ द मिलर इंडिसेस ऑफ द पॉइंट। अभी एक और से समझते हैं, तब समझ में आएगा आपको। वैसे आई होप ये समझ में आया होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। एक और करते हैं, तब हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मान लो कि ये कोई प्लेन है, सपोज़ करो ऐसा कोई प्लेन है,
ठीक है, ये कोई प्लेन है और यहाँ कोई कट कर रहा है इस तरह से, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट कर रहा है, सपोज़ करो इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 0, 0। ये जो कट कर रहा है यहाँ, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 3, 0 और इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, 5, ऐसा मान लो सपोज़ करो। तो अगर हम कहें इसके मिलन डिस्टेंस निकालने हैं आप, तो क्या करोगे? देखो, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/2, 1/3, 1/5। अब इसका इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये पूरा रेसिप्रोकल इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर में चेंज हो जाए। तो आप इसका एलसीएम ले लो, 5 3 15, 15 2 30, 30 से ही हो सकता है ऐसा पॉसिबल। तो 30 से काटोगे तो ये 15 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा। तो दिस इज़ द मिलर इंडिसेस ऑफ फॉर दिस प्लेन। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं आता हूँ, आपको समझ में आ जाओगे स्टेप कैसे करते हैं। अब देखो, आपको क्या, इसी का उल्टा चल लो, इसी का उल्टा चल लो, ऐसे भी आ सकता है। या फिर अगर आप सेकंड फिगर देखोगे तो मैं आपको सेकंड फिगर से ही बताता हूँ, क्योंकि इसका आंसर सेकंड है, x y z। अगर आप सेकंड फिगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड फिगर अगर आप देखो तो सेकंड फिगर में ये इस तरह से है क्यूबिक लैटिस, ये इस तरह से बनाया है। ठीक है, ये इस तरह से है और ये क्यूबिक लैटिस ये लिया है, ये समझ में आ रहा है, ये प्लेन है। तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है अगर आप देखो तो z को 1 पे कट कर रहा है, x को 1 पे कट कर रहा है, y को इनफाइनाइट पे कट कर रहा है। तो z को 1, x को 1 पे, y को इनफाइनाइट पे और z को 1 पे। तो इसका जो हो जाएगा रेसिप्रोकल 1, 1 बाई इनफाइनाइट, 1/1 और तो ये हो जाएगा 1 0 1। देखो आंसर में यही कह रहा है, मिलन डिस्टेंस क्या दिया है आपको, देखो 1 0 1 दिया है, यानी आंसर क्या होगा, बी होगा। समझ में आया? आई होप क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर बी है, इसका आंसर क्या है, बी। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर चुके हैं, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर करना है, बट मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखो, आपको दिया एनर्जी के लिए फॉर्मूला 1/, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, e की पावर e माइनस ई एफ अपॉन KBT प्लस 1। देखिए मैं कैसे याद करता हूँ फॉर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन FD डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं कैसे याद करता हूँ इसको, मैं याद ऐसे करता हूँ कि मैं ये देख लेता हूँ कि हमें पता है कि जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में है एट फर्मी एनर्जी, एट फर्मी एनर्जी द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी को बताता है हाउ मेनी पार्टिकल्स लोएस्ट टू द फर्मी एनर्जी एंड हाउ मेनी पार्टिकल अबव टू द फर्मी एनर्जी। सो यहाँ पे अगर हम E इज इक्वल टू EF रखें तो आना चाहिए हाफ, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी विल बी हाफ एट द फर्मी एनर्जी। तो यहाँ पे हम रख के देख लें तो NE आ जाएगा क्या, ये प्रोबेबिलिटी को बताता है। ठीक है, 1/E माइनस EF करोगे तो क्या हो जाएगा 0, और E की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 + 1 यानी 1/2। तो इसका मतलब यहाँ प्लस होगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन होंगे, आप टिक मार लोगे इस तरह से। क्लियर है? आगे बढ़े। तो इसमें कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखो मैं आपको ये थोड़ा समझाना चाहता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको निकालना है, देखो एक चीज़ आप समझ लो कि अगर कोई फंक्शन फाई एक्स वाई जेड दिया है, अगर कोई स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई और जेड दिया है, अगर कोई फंक्शन फाई एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इसका इज ए स्केलर फंक्शन विच सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस। इसको बेसिकली हम इस तरह से लिखते हैं, अगर हम इसका ग्रेडियंट लें तो दिस इज़ समथिंग वेक्टर क्वांटिटी ए, मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी आती है, दिस इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज़ ए वेक्टर,
और अगर हम इसका डाइवर्जेंस लें, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, तो दिस इज 2 फाई एंड दिस इज माइनस ऑफ फाई, माइनस लगा दो, दिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज लाप्लास। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं इसको, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक के प्रॉब्लम से हम समझ सकते हैं। मुझे पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे क्या पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड यू कैन राइट इट ऑल्सो माइनस डेल क्रॉस वी, वी इज द पोटेंशियल। And if you talking about the Laplace equation condition, then rho is equal to 0 means rho is equal to 0, मतलब चार्ज फ्री रीजन बोलते हैं इसको, चार्ज फ्री रीजन। और अगर कोई रीजन चार्ज फ्री है, जैसे चार्ज फ्री रीजन के लिए अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखना चाहें, तो एग्जांपल के तौर पे हम ये देख सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप नोट कर लेना, मैं ऊपर वाला पार्ट नोट कर रहा हूँ। चार्ज फ्री रीजन के लिए अगर हम देखना चाहते हैं, तो चार्ज फ्री रीजन, फिर से मैं कह रहा हूँ लाप्लास कंडीशन के लिए ये होगा। चार्ज फ्री रीजन जैसे कैपेसिटर ले लो, तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो इस तरफ होती है, एंड दे आर डाइवर्जन लेस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज देर आर नो एनी चार्ज इन दिस रीजन, दे आर नो एनी चार्ज इन दिस रीजन, तो दिस इज ए डाइवर्जन लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, दिस इज ए कैपेसिटर, दिस इज ए कैपेसिटर। सो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है, तो 4 कंडीशंस बनती हैं, एक और होता है दैट इज कर्ल ऑफ ई। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि मैं स्टेप लिखता हूँ, आपको याद हो जाएगा। ये 4 स्टेप आपको समझ में आने चाहिए और याद भी होने चाहिए, कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख रहा हूँ, वो आप हर वेक्टर के लिए डिनोट कर देना। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ दिस इज 0, इफ दिस इज 0 एंड द कर्ल ऑफ ई इज ऑल्सो 0, इसका क्या मतलब है कि ये सॉलिनॉइडल होगा अगर 0 है, यानी डाइवर्जेंस लेस अगर कोई वेक्टर है तो हम बोलेंगे वो सॉलिनॉइडल होगा, और अगर ये 0 के बराबर है तो हम कहेंगे इररोटेशनल होगा। तो ये क्या है, सॉलिनॉइडल है, ठीक है, और ये क्या है, इररोटेशनल है। ठीक है, सेकेंड क्या बनता है कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स नॉर्मली अगर कोई क्यू चार्ज रख दिया गया तो वो नॉन सोलेनॉइडल होगा, तो ये नॉन सोलेनॉइडल होगा। ठीक है, ये सोलेनॉइडल वो वाला नहीं है जो हम लोग सोलेनॉइड वाला पढ़ते थे, वो चीज़ को आप ना समझना। और अगर कर्ल ऑफ ई इज नॉट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस इज रोटेशनल, दिस इज रोटेशनल। मैं थोड़ा सा आगे एक चीज़ समझा दूँ, मैं एक फिगर के तौर पे समझा देता हूँ कि अगर मैं ऐसा फिगर बना रहा हूँ, देखो तो ये हर जगह सेम है ये लेंथ, तो हम कहेंगे इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो ये सॉलिनॉइडल है, एंड इसका कोई कर्ल भी 0 है, तो कर्ल भी 0 है, इसका मतलब ये इररोटेशनल है। ठीक है, अगर हम इसी दूसरी चीज़ लिखें, जैसे मान लो हम ऐसा बनाएं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जैसे होती है, तो हम कहेंगे ये डाइवर्जन इसका 0 है, इसका डाइवर्जेंस 0 है, एंड इसका कर्ल भी क्या है, वो 0 नहीं है, तो ये इररोटेशनल है बट नॉन सोलेनॉइडल। क्लियर है? अगर मैं इस तरह से बनाऊँ, देखो अभी आपको समझ में आएगा, देख रहे हो फैलती जा रही है, जैसे लग रहा है इसमें इसका डाइवर्जेंस भी 0 नहीं है और कर्ल भी 0 नहीं है, तो ये नॉन सोलेनॉइडल है एंड रोटेशनल है। तो इस तरह के 4 ऑप्शंस बनते हैं, तो आपको ये 4 कॉम्बिनेशंस कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो जैसा आपके क्वेश्चंस में दे रहा है तो उसी के हिसाब से आंसर कर दो। तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक स्केलर फंक्शन है, लाप्लास इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है डेल डाइवर्जेंस ऑफ दिस इज बी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर दिस इज सोलेनॉइडल। एंड लाप्लास इक्वेशंस में ये भी वैलिड होता है, ये भी वैलिड होता है, कर्ल ऑफ ई इज कर्ल ऑफ दैट वेक्टर इज ऑल्सो 0 देयरफॉर इररोटेशनल। तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए, द वेक्टर विल बी सोलेनॉइडल एंड इररोटेशनल। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा।
अच्छा क्वेश्चन था, इसमें से क्वेश्चन बहुत उठते हैं, ये 4 कॉम्बिनेशंस बना के कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप एकदम अच्छे से समझे रहना। और आप चाहो तो इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें आप देखो कि क्या किसमें कर्ल जीरो है, किसमें रोटेशनल जीरो है, तो आप इस तरह से वो ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद है नॉर्मल कार्नोट साइकिल। क्या होती है, अगर हम हीट इंजन की बात करते हैं तो कार्नोट साइकिल क्या होती है, वो इस तरह से होती है, पता होगा आपको। ये किसी टेम्परेचर T1 के लिए, ये किसी टेम्परेचर T2 के लिए है। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, और इसको बोलते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये किसके किसके बीच में ग्राफ होता है, P और V के बीच। ये आप 11-12 में भी पढ़े हो। लेकिन जब यही ग्राफ हम एंट्रोपी के लिए बनाते हैं, यही ग्राफ जब हम एंट्रोपी के लिए बनाते हैं, ठीक है, T और S के बीच में, तो हम क्या पाते हैं कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ही इंजन हीट ले करके वर्क करता है, इंजन वर्क करता है और इसका एक्सपेंशन होता है। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। इस प्रोसेस में पूछता तो हीट कांस्टेंट, इस प्रोसेस में कोई हीट नहीं लेता, इस प्रोसेस में टेम्परेचर घटता है, तो यानी इस प्रोसेस में टेम्परेचर T2 कांस्टेंट होता है। तो आप इस तरह से आंसर करोगे। तो फिलहाल आपके देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोसेस क्या है कि सिस्टम हीट ले रहा है और फिर वो हीट लेकर के कुछ वर्क कर रहा है। तो अगर वर्क कर रहा है तो इट मीन्स टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो आंसर आपका होगा सी। आंसर क्या होगा, सी, है ना। आपसे अगर कोई और भी पूछ सकता था तो आप उसके आंसर भी आराम से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़े। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं और बता देता हूँ। इसमें अगर पूछ लेगा तो इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं डेल टी या dt इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी लिखते हैं ना। तो अगर हीट अगर ले ही नहीं रहा है एडियाबेटिक में तो एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो उसके अनुसार आप आंसर कर लोगे, आई होप। तो ध्यान से रखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हीट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। ठीक है, चलो। इसके बाद आपसे पूछा है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। देखो PV बराबर nRT होता है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो PdV प्लस VdP बराबर 0 हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट कह रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कह रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के लिए, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के लिए। तो ये 0 हो गया, तो PdV बराबर क्या आ गया, माइनस VdP। तो P बराबर क्या हो गया, माइनस VdP बाई DV एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या रहा है, कंप्रेसिबिलिटी, यानी देखो प्रेशर जितना हाई होगा कंप्रेसिबिलिटी, जितना हाई होगा कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, जिसको आसानी से, जैसे जितना ज़्यादा जैसे कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है कि उसको आसानी से दबाया ना जा सके, है ना, हाई प्रेशर ना लगाया जा सके, इस तरह से। तो इसका आप रिवर्स कर लो, दैट इज़ 1/P क्या हो जाएगा, dV बाई dP 1/V। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो प्रेशर लगाने पर, मान लो 1 atm का आपने प्रेशर लगाया, कितना वॉल्यूम में चेंज आया। अगर वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे उसको कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी उसकी ज़्यादा है, उसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता। कंप्रेसिबिलिटी कम होने का क्या मतलब है, जैसे वाटर की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, मतलब उसको हम आसानी से दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो उसके बेस पर आप क्या दोगे, कंप्रेसिबिलिटी कितनी है उसकी। क्लियर है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी है शायद, देख लो। आंसर सी है, सी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में आपसे सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, जब हम एम्पलीफायर की तरह किसी भी ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं तो एकदम याद कर लो कि एमीटर बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है
और जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस होता है। ये एकदम मतलब एकदम याद कर लो, कब, जब हम लोग एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, अगर हम लोग इसी ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ करेंगे तो दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं, वो हम लोग बात नहीं कर रहे। तो अगर ट्रांजिस्टर, जैसे ऐसा कोई ट्रांजिस्टर है, सपोज करो ये हमने बना दिया छोटा सा, अगर दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे बना लो, ठीक है, तो ये एमीटर, ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया और ये कलेक्टर। जब नॉर्मल फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो ये वाला जंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये बेस और एमीटर के बीच में आता है तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। तो इसका जो अगर फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस में डायोड की तरह होगा ना ये, तो इसका रेजिस्टेंस लो होगा। तो कौन सा रेजिस्टेंस है, ये RBE है, और ये क्या होगा, लो होगा। और ये बेस और कलेक्टर के बीच में है तो ये हाई होगा, RBC क्या होगा, वो हाई होगा। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वेरी लो RBE एंड वेरी हाई RBC। तो यही C ऑप्शन सही है। क्लियर है? ये बेसिक फंक्शन याद रखो, बस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, ये तो सिंपल है, आई होप कर लोगे। थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। देखो, A दिया है आपको वेक्टर A दिया है I + J - 2K, B वेक्टर दिया है 2I - J + K। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये A वेक्टर और B वेक्टर आपको दिया है तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ये दोनों मिलके जो प्लेन बनाएंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताना है ना। हाँ, कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि इस क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता ही होगा लेने, I लिख लो, J लिख लो, K ले लो। डिटर्मिनेंट बनाना होता है 1 1 - 2 2 - 1 2 - 1 और यहाँ पे 1। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना, वो A क्रॉस B आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद A क्रॉस B जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेना। तो मैग्नीट्यूड वही लेते हैं, x² + y² + z² टाइप, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर R का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो A क्रॉस B ले लो और इसको इसके मैग्नीट्यूड से जो है क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, R कैप, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये आप सिंपली निकाल लोगे, तो इसका आंसर D आएगा। D ऑप्शन सही होगा, आप चेक कर लेना, कर लोगे ना, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। तो ये मैं नहीं बता रहा उतना डिटेल में। तो आई होप क्लियर होगा ये। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, 5 क्वेश्चन अभी और बाकी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। प्लीज़ कमेंट करिएगा आप लोग कि आपको समझ में आ रहा है वीडियो, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे आगे के क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। सो प्लीज़ जो भी वीडियोज़ देख रहा है या जो भी IIT जैम की तैयारी कर रहा है जो बच्चा, बिकॉज़ जो भी BSc के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में हैं, वो IIT जैम आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं एज ए फिज़िक्स सब्जेक्ट, सो उनको जो है ये वीडियो बहुत ज़रूरी से देखना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा। 11th क्वेश्चन देखो 11th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ये थिन लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, मतलब एक लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 3/2 दिया है, इज केप्ट इनसाइड ए लिक्विड, और जिस लिक्विड में इसको डाला जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको 4/3। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर में, मतलब जब ये लेंस एयर में था तब उसका जो फोकल लेंथ था वो 10 है। तो आपसे कह रहा है बताओ लिक्विड में उसकी फोकल लेंथ क्या होगा। देखो, अगर हम किसी लेंस को अगर हम बाहर किसी लिक्विड में डाल देते हैं, ठीक है, तो अब रेस कहाँ से कहाँ जाएगी, लिक्विड से लेंस में जाएगी। देखो, जो बेसिक फार्मूला होता है 1/f = होता है n - 1 1/r1 - 1/r2। देखो, आप इसको लिक्विड में डाल दो या एयर में डाल दो, इस लेंस का दोनों का कर्वेचर चेंज नहीं होगा। तो R1 R2 तो फिक्स हो गया। आई होप ये क्लियर होगा। अब समझने वाली बात है कि n - 1 का क्या, n क्या है,
n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से रे आ रही है और जिस लेंस में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से आ रही है उसके रिस्पेक्ट में। जैसे अगर हम कहें एयर से आ रही है तो मैं यहाँ लिखूँगा एफ एयर, एफ ए लिख देता हूँ, एफ ए इज इक्वल टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का। तो यहाँ लेंस का लिए है तो मैं, ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से आ रही है, एयर से, ठीक है। तो ये एयर का रिफ्रैक्टिव, मतलब एक तरह से मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप ऐसे लिख लो यार, इसको लेंस कर लो, हाँ, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दिस इज़ -1 और ये तो वैसे ही रहेगा 1/r1 -1/r1। अब इसी तरह से लिक्विड के लिए क्या लिखोगे, लिक्विड के लिखोगे किसका, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो -1 1/r1 -1/r2। अब थोड़ा समझ लेते हैं, पहले ये क्या दिया है। जब हम केवल लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं तो इसका मतलब हम एयर मान लेते हैं, और ये तो एयर का है ही। पहले आप काम करो कि म्यू लेंस का निकाल लो लिक्विड के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो ये आ जाएगा 9/8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9/8, और इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 3/2। ये लेंस के लिए, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे डिवाइड करो तो 1/FA/1/FL करोगे तो FL ऊपर आ जाएगा, अपॉन FA हो जाएगा, बराबर ये से ये कट जाएगा, ANL लेंस -1 सॉरी यार, यहाँ देखो मैं म्यू ले रहा हूँ, यहाँ n, अब थोड़ा कंसीडर कर लेना उसको। ये n वही चीज़ है जो म्यू है, भूल से हो गया बट ठीक है, आप उसको कंसीडर कर लेना। और ये हो गया LN लेंस -1, ठीक है। तो यहाँ पे AN लेंस क्या है, AN लेंस है 3/2 -1, और LN लेंस अभी हम लोगों ने निकाला 9/8 -1। तो ये ध्यान रखना है बस आपको। तो ये हो जाएगा 3 में 2 गया तो 1/2 और ये गया 1/8, तो ये आ जाएगा 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, तो ये FL/FA है, FA कितना दिया है 10, तो FL/10 हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से FL कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा है, मिला लो आंसर सी है, सी ऑप्शन सही है। तो क्लियर है, सिंपल। देखो एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और इसमें ये पता होना चाहिए कि ये जो n लिखते हो, ये n किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये हमेशा लेंस का होता है, और लेंस जिसमें रखा होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। उसी तरह से ये भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लिक्विड में रख दिया तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में। अब इसको कैसे निकालोगे, इसको यहाँ से निकालोगे। ये म्यू भूल से रख दिया, लेकिन ये दोनों सेम है, तो म्यू लेंस अपॉन म्यू एल हो जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसको रफ करता हूँ मैं। अब ये देखो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। ये है सिंपली, बट यही है कि बस पढ़ा बहुत दिन हो जाता है, लेंस पढ़े, इसलिए टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखो अब आ गया मैथ का क्वेश्चन 12 नंबर का। 12 नंबर में आइगन वैल्यूज़ दिया है, इसकी आइगन एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स दिया है, ये, और इस मैट्रिक्स में आपसे कह रहा है कि आप इसका आइगन वैल्यूज़ बतानी है हमको। 4 ऑप्शन दिया है, आप ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उस ऑप्शन से मैच करना, मैं आपको हिंट दूंगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मान लो कि आइगन वैल्यू 3, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज़ λ1 λ2 और λ3 होगा, तो आपको एक प्रॉपर्टी याद करनी, 2 प्रॉपर्टी बेसिकली, कि λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 जो होता है वो इनके जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो 3 + 3 + 6 तो कितना हो गया, 6 3 9 3 12।
और जो उनके आइगन वैल्यूज़ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उनके मल्टीप्लाई के 6 3 18 18 3 54। ठीक है, अब चारों ऑप्शन में देखो, अब देखो अगर पहले ऑप्शन में देखो तो पहले ऑप्शन को हम करेंगे 6 4 10 2 12 आ रहा है, 6 4 24, 2 4 8, 8 6 48। हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई में गलती हुई हो। 3 3 6 3 18 18 3 54। ठीक है। अच्छा बी ऑप्शन देखो आप, तो बी ऑप्शन तो किसी भी तरह से नहीं होगा, क्योंकि अगर हम प्लस करेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और डी ऑप्शन भी नहीं होगा, बिकॉज अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए आंसर सही होगा। ए आंसर में अगर आप देखोगे तो 2 4 6 हैं, तो 2 4 6 का अगर सम करो तो वो उनका सम करने पे 12 आ रहा है। तो इसलिए हम उसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते थे, अगर ये प्रॉपर्टी आप रहन भी दोगे तो भी आप आराम से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वही लास्ट वाले में थोड़ा सा मल्टीप्लाई में दिक्कत हो जाती है, तो फिर मल्टीप्लाई वाला भी प्रॉपर्टी लास्ट वाला डी ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो जाता है आपको। चलो ठीक है, आगे बढ़ें। क्लियर है, सिंपल है, प्रॉपर्टी याद रखनी है बस आपको। अब इसके बाद देखो 13 क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि एक क्वांटम पार्टिकल है कन्फाइंड इनसाइड ए क्यूबिक बॉक्स। कन्फाइंड इनसाइड ए क्यूबिक बॉक्स अगर दे रहा है तो यानी एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है। अगर ये केवल क्यूबिक बॉक्स ना देता तो ये 3 डायमेंशनल नहीं होता। अब इसका मतलब है, अब जो भी हो क्यूबिक बॉक्स ऑफ लेंथ L, मतलब ये भी L है, ये भी L है, ये भी, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे ऐसे भी जा सकता है। तो पार्टिकल हैज़ 3 डायमेंशंस, सो देयर एनर्जी इक्वेशन वो होगी nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर प्लस nz का स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। वो L होगा तो वो कम हो सकता है, बट मेन आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है। अच्छा ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो ग्राउंड स्टेट की अगर nx 0 हो जाए, ny 0 हो जाए, nz 1 हो जाए तो भी सही है, 1 0 0 भी सही है और 0 1 0 भी सही है। ये तीनों ग्राउंड स्टेट में है। ये डीजेनरेसी को दिखाते हैं कि अच्छा ये तीनों एनर्जी पॉसिबल है, सो दे आर डीजेनरेट। अब ये 3 ग्राउंड स्टेट के लिए हैं, तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम 1 रख दें तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मैं ई नॉट से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट की हो गई। तो इसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा वो क्या होगा, अगर ये ग्राउंड है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा कि 2 1 हो जाए 1 0 हो जाए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया है ना। तो ये हो गया 1 1 0 0 1 1 1 1 0 कुछ भी हो, 0 1 1 0 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो। तो यहाँ रख दो, तो E बराबर आ जाएगा 1 1 2 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। तो अगर देखो तो ये क्या है, ई नॉट है, तो 2E नॉट आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा, ये समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अलग, इसके बाद हायर एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो 1 1 1 और 1 1 हैज़ 1 डिजेनरेसी, 1 1 0 ऑल्सो हैव 2 3 डिजेनरेसी, 1 0 1 भी हो सकता था और 0 1 1 भी हो सकता था। ठीक है, तो ये क्लियर है, आई होप ये क्लियर होगा, सिंपल था। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, ये क्लियर है, हाँ इसकी नोट कर ले उसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद है 14th क्वेश्चन। अगर देखो तो ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आना चाहिए आपको, बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखो अगर हमको पता है कि एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है और एक नॉन कंडक्टिंग अगर चार्ज शीट है, तो नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट पर जो चार्ज होता है वो प्लस 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 मान लो है, तो हमको क्या पता है, अगर इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो हमको ये याद होना चाहिए कि इस चार्ज शीट के किसी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या होता है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिख सकते हैं Q अपॉन A। Q इज द चार्ज ऑन द शीट एंड A इज द एरिया ऑफ द शीट। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, आप इसी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मान लो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लटका दी और यहाँ पे Q चार्ज इसको दे दिया, ठीक है, Q चार्ज दे दिया। अब मैं इसी यहीं से कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। Q चार्ज दे दिया तो इसका देखो अगर M मास है, तो पार्टिकल है ना, M मास है, तो फोर्स अब कितने एंगल पे कह रहा है इसके साथ है ये 45 डिग्री दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, दिख रहा होगा साफ साफ। अब देख लो यहाँ पे इस पे एक नीचे फोर्स लगेगा mg, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख हटा देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, mg लगेगा, इधर कितना फोर्स लगेगा QE लगेगा, और ये जो E है वो इसके बराबर होगा, और क्या लगेगा, एक रस्सी में लगने वाला टेंशन T लगेगा, ठीक है। अगर हम इस रस्सी के कंपोनेंट लें टी टेंशन के, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, बिकॉज अब इस पर टोटल फोर्स 0 लग रहा है, बिकॉज ये टेंशन, ये QE और ये mg मिलकर टोटल फोर्स क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये 45 डिग्री है, क्योंकि ये 45, तो ये भी 45, तो ये भी 45, तो ये हो जाएगा T, अब कुछ भी लिखो, अगर ये 45 लिख रहे हो तो ये 45, तो कुछ भी लिख लो, T cos 45 डिग्री, और इधर हो जाएगा, मान लो ये अगर 45 है तो ठीक है, तो T sin 45, T sin 45। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है, तो ऊपर नीचे टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, तो ऊपर कितना लग रहा है, T cos 45 बराबर होना चाहिए, नीचे लग रहा है mg के, नीचे लग रहा है, इधर लेफ्ट में कितना लग रहा है, T sin 45, और बराबर हो जाएगा QE के। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? आप क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू mg बाई QE, mg बाई QE, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा QE बराबर mg। तो मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, तो QE बराबर mg, तो QE कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg। सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर आ जाएगा m 2 एप्सिलॉन नॉट mg बाई q। क्या पूछ रहा था आपसे, पूछ रहा था सिग्मा की वैल्यू पूछ रहा था, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी mg 2mg एप्सिलॉन नॉट बाई q। तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? चलो सिंपल था, आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे फोर्सेस पहले पहचान लो, 3 फोर्स लग रहे हैं, T QE और mg। अब बैलेंस हो गया क्योंकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, तो इधर ऊपर की तरफ लगेगा T cos 45, कंपोनेंट ले लो T sin 45, और नीचे अब क्योंकि बैलेंस है तो ऊपर नीचे टोटल फोर्स 0 है, तो T cos 45 बराबर हो जाएगा mg के, और बैलेंस है तो इधर इधर भी टोटल फोर्स 0 है, तो T sin 45 QE के बराबर हो जाएगा, एंड यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम देयर। सो द वैल्यू विल बी सिग्मा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट mg बाई q। रफ करें, सी ऑप्शन सही। लास्ट 15th क्वेश्चन आपका, ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब ये पार्ट आपका कंप्लीट है, नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर वीडियो मिलेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन कह रहा है, समझते हैं अच्छे से, सिंपल तरीके से समझेंगे। ई दिया है, ई नॉट ई की पावर आई K1 Z माइनस ओमेगा टी, फिर इसके बाद यहाँ लिखा है एक्स कैप। तो देखो इसका क्या मतलब समझोगे, इसका मतलब है कि ये जो E के वेक्टर हैं वो x की तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल वेव जा किधर रही है वो इससे डिसाइड होता है। वेव जा किधर रही है, z डायरेक्शन में। फिर से समझो, वेव जा रही है z डायरेक्शन में, और वेव में क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव होती है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर किधर ऑसिलेट कर रहे हैं, एक्स कैप की डायरेक्शन में। ठीक है।
इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर ए नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय दिस ओवर एन इंटरफेस एट z बराबर 0। एक तरह से ऐसे इंटरफेस कुछ बना दिया है ये, ठीक है, और इसमें ये x लिख रहा है, ये y लिख रहा है, नहीं सॉरी ये y लिखा है और ये z लिखा है, ठीक है। तो z इंटरफेस डिसाइड करेगा। इसको ऐसे पीछे बढ़ा दो, ये प्लेन बन रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे प्लेन बन रहा है और जो वेव है वो इस तरह से ट्रैवल कर रही है। मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ। एक्स गैप डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये ऐसे ऑसिलेट वेव, क्योंकि ई क्रॉस बी वेव की डायरेक्शन को बताते हैं। ई क्रॉस बी वेव की डायरेक्शन बता दो। अगर ऐसे कर लो आप, अंगूठे को जेड की तरफ कर लो और ई ऊपर, तो वेव ऐसे मोड़ो हाथ, यानी वेव ये हाथ को ई से ले जा रहे हो, एक्स की तरफ ले जा रहे हो और फिर वाई के इधर मोड़ना पड़ रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर हैं वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ये बी के वेक्टर है, ये ई के वेक्टर है, ये ई है और ये बी है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि ई और बी हमेशा साथ में ऑसिलेट करते हैं। तो जो बी वेक्टर होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, बी वेक्टर क्या होना चाहिए, बी नॉट ई की पावर माइनस आई, नहीं आई लिखा है केवल, चलो k1 z माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई कैप। समझ में आ रहा है वाई कैप क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज बी इज़ द डायरेक्शन ऑफ वाई, बी के जो ऑसिलेशन है वो किधर हो रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। बस अब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेपरेटिंग टू मीडियम, ठीक है, एंड वेव वेक्टर k1 एंड k2 एज शोन, मतलब इसमें वेव की जो वेलोसिटी है वो v1 है, इसमें जो जा रही है वेव v2 है इस मीडियम में, ये दो मीडियम चेंज कर रहा है, और इसमें जो वेव वेक्टर है वो k1 है और इसमें जो वेव वेक्टर है वो k2 है रिस्पेक्टिवली एज शोन। द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। अब देखो रिफ्लेक्टेड अगर वेव है तो यहाँ से आप आराम से समझ सकते हो कि अगर वेव रिफ्लेक्ट हो रही है तो वेव ऐसे वापस जाने लगेगी, तो यानी मीडियम वही है, पहली बात। अब दूसरा देख लो डायरेक्शन, तो ऐसे देखा करो डायरेक्शन, ये ऐसे देखो, वेव ऐसे जा रही थी, ये ई वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये वेव की डायरेक्शन, ठीक है, तो ऐसे जा रही थी। जब वेव रिफ्लेक्ट हुई तो ये तो वही रहेगा, ऐसे हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो ई वही डायरेक्शन में, अगर ई के पूछता कंपोनेंट तो वही होता। अब वेव ऐसे जा रही है, यानी बी अब देखो पीछे हो गया, बी अब क्या इधर हो गया, पीछे हो गया, यानी बी की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस वाई कैप हो गई। बी की जो डायरेक्शन हो गई वो किधर हो गई, माइनस वाई कैप हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, हम एक फॉर्मूला होता है ई बाई बी बराबर वेलोसिटी ऑफ वेव, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ई बाई वी वन, तो यहाँ से ई बाई वी वन लिख लो। अब देखो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, आप आराम से आप खुद से कर लोगे, सब कुछ तो मिल गया रिफ्लेक्टेड वेव में, समझ में आया होगा तो आपको सब मिला होगा, बहुत ध्यान से अगर सुने हो तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, वाई कैप माइनस ई बाई वी वन सही है, माइनस k1 z माइनस में डी ऑप्शन लग रहा है। देखो ए ऑप्शन तो गलत है क्योंकि पॉजिटिव में लिखा है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन में क्या गलती है, माइनस k1 z माइनस ओमेगा टी लिख दिया है। हाँ सही है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव z इज ऑल्सो निगेटिव, z इज ऑल्सो निगेटिव, सो द आंसर शुड बी माइनस ऑफ kz, है ना, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी आंसर आपका सही है, ठीक है ना। ऑप्शन आप चेक कर लो, ज़्यादा बेटर होता है। तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। डी क्यों नहीं सही है, बिकॉज डी में ये की वही का वही लिख दिया, बिकॉज लेकिन वेव तो ऐसे जा रही थी, अब ऐसे हो गए। जब वेव इधर जाती है तो अगर देखो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस में आएगा ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो लेकिन चलो ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो ओमेगा टी माइनस k1 z, तो माइनस का मतलब वो इधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव z में। माइनस जब z करोगे तो वो किधर हो जाएगा, अपोजिट z। तो आंसर क्या होना चाहिए, माइनस k1 z माइनस ओमेगा टी, ये z की डायरेक्शन को दिखा देगा, पहली चीज़।
दूसरा, आपको बी के ऑसिलेशंस को भी देखना पड़ेगा कि बी किधर ऑसिलेट हो रहा है, बी अपोजिट हो जाएगा तो इसलिए माइनस पाई कैप। तीसरा, ई बाई बी बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, तो यहाँ से बी को हम क्या लिख सकते हैं, ई बाई वी वन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सी ऑप्शन सही मैच होगा। तो ये आपका सी आंसर आएगा। तो आपको जितने भी ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, आई होप क्लियर होंगे, समझ में आए होंगे। ये 15 क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और क्या मुझे आगे फर्दर वीडियोस बनाने चाहिए इन्हीं 2019 के पेपर पे, बिकॉज 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी 15 क्वेश्चन हुए हैं, तो हम लोगों को लगभग 5 वीडियो लग जाएगा और पूरे वीडियो कंप्लीट करने में। तो प्लीज़ कमेंट करके आप सजेशन ज़रूर प्रोवाइड करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।